ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करेंगे आज फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? आपने लास्ट वीडियो में जरूर देखा होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, और इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ सोल्यूट। मतलब जितने ज्यादा मोल्स डालोगे सोल्यूट के, कंडीशन क्या है कि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, उसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही आप डालोगे तो उसमें उसकी वजह से सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालने की वजह से उनके वेपर प्रेशर में चेंज आ जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो पढ़नी है 4। कल मैंने एक पढ़ा दी थी, कौन सी थी वो? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मेजर कैसे किया जाता है, ये हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो है कौन सी? दैट इज द सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहली है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको एब्यूलियोस्कोपी भी बोलते हैं, एब्यूलियोस्कोपी। और दूसरी हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ध्यान रहे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ वो हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करें। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब इंक्रीज। एलिवेटर्स आप सब ने पढ़े होंगे, लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं। तो वो उसका काम क्या है? ऊपर लेके जाने का, ठीक है, एलिवेट करने का। एक पर्टिकुलर हायर स्लोप की बात होती है एलिवेशन का। तो हायर का मतलब है ऊपर जाना, तो एलिवेशन मींस होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो उसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि मैं बहुत बार बता चुका हूं, पिछले वीडियोस को देखोगे तो मैंने हर बार ही बताया है, लेकिन फिर बता देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, अगर मेरे पास ये एक लिक्विड है, ठीक है, ये सॉल्यूशन भी हो सकता है और प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, सॉल्यूशन हो सकता है या फिर सॉल्वेंट है। ओके, क्या होगा? आप इसको हीट करें, जिस टेम्परेचर पर, जब आप इसको हीट करते जाएं, जिस टेम्परेचर पर ये जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर्स, वो किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्या? बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो ये जिस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल हो गए, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure is known as boiling point. For example, in water, अगर हम पानी लें, पानी के केस में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर becomes equal to 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ये हो जाएगा, कब हो जाएगा? एट 373 केल्विन। 373 केल्विन के ऊपर ये क्या होगा? पानी का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है जी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना? 373, क्योंकि 373 केल्विन के ऊपर वो क्या हो गया है? वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। होपफुली क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ खास बात है नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग? एक सॉल्वेंट लेते हैं। अब मैं एलिवेशन बताने जा रहा हूं, एलिवेशन का क्या मतलब है।
non-volatile solute, when non-volatile solute is added to any solvent, किसी सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालो, देन इट लीड्स टू, इसकी वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम कर देगा। ये समझाते हैं कैसे। जैसे मान लो मेरे पास ये है सॉल्वेंट बी और ये है सोल्यूट ए, दिस इज सोल्यूट ए, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल है, आप लोग चाहे सॉलिड स्टेट में लें, जनरली सॉलिड ही लेंगे। जैसे चीनी है, चीनी डाल दी इसके अंदर, डाल दें तो क्या होगा, मैंने बताया। जैसे आप लोगों को इसके लिए मैं दूसरा चौक यूज कर लेता हूं, ओके, ये यूज कर लिया, डाल दिया। अब क्या होगा, अब जिस टेम्परेचर पर वेपर्स बन रहे थे, कितने, मान लो 5 वेपर्स बन रहे थे, और ये क्या हो रहा था, ये वेपर प्रेशर किसके बराबर हो रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ठीक है। इस टेम्परेचर पे मान लेते हैं ये T0 टेम्परेचर था, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था। ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। जैसे ही डालोगे तो क्या होगा, अभी तो मान लो 5 वेपर बन रहे हैं T0 टेम्परेचर पे, तो इस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हमने मान लिया, ओके। अभी क्या होगा, अभी T0 टेम्परेचर पर क्या बनेंगे कि 3 ही वेपर्स बने। क्यों, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया किसने ऑक्यूपाई कर लिया, किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देन इट लीड्स टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के से कम हो जाएगा। सो टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर, इंक्रीज द वेपर प्रेशर, इंक्रीज क्यों करना है वेपर प्रेशर को, टू make it equal to atmospheric pressure by boiling। तो तभी होगी ना जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब 5 वेपर्स तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होते थे, अभी तो 3 ही बने, तो कितना पे लेके जाना पड़ेगा, अभी हमें ऊपर वाली लेयर से मान लो 5 बने थे, अभी नीचे वाली लेयर से ले जाने पड़ेंगे। So to increase the vapor pressure to make it equal to atmospheric pressure, हमें क्या करना पड़ेगा, we have to increase the temperature, हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। मान लो कि टेम्परेचर आ गया T, दिस इज व्हाट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। अब T पे क्या होगा, 2 वेपर्स हमने और एक्स्ट्रा बनाने हैं, इसको भी मैं दूसरे चौक से लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये 2 हमने नीचे वाली लेयर से लेके आए हैं, अब ये इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। भाई T0 टेम्परेचर पे तो इस सॉल्यूशन में कितने बनते थे, 3 ही वेपर्स, लेकिन अगर हमें 5 वेपर्स बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे तब जाके क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। सो तो क्या करेंगे, सो दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution from that of solvent is known as elevation in boiling point, इसको बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे, यहां से ही लिखना शुरू कर रहा हूं, इट इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय डेल्टा टी बी। यहां भी लिखना चाहें तो ऊपर भी हेडिंग में लिख सकते हैं डेल्टा टी बी। एलिवेशन, एलिवेशन मतलब इंक्रीज। अब देखो मान लो कि ये जो टेम्परेचर था ये था 373 केल्विन, ठीक है। जैसे ही आपने इसको राइज किया, टेम्परेचर को राइज करना पड़ा, तो मान लो ये हो गया 375 केल्विन, तो 2 केल्विन आपने इंक्रीज कर दिया। अब जब 2 केल्विन इंक्रीज किया है तो यही कितना इंक्रीज किया, 2 केल्विन। 375 इज नॉट द एलिवेशन, कितना एलिवेशन हुआ, दैट इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो 2 डिग्री ही हमने बढ़ाया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो है डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा बताएं तो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, बताओ भाई, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टी नॉट माइनस टी, सॉरी टी माइनस टी नॉट। टी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट क्या है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। होपफुली क्लियर हो गया होगा, क्यों बढ़ाया गया है ये आपको पता चल गया, क्लियर, ताकि वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं, इससे शायद और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ओके आप सबको पता है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन दी प्रेशर, वेपर प्रेशर कह लो, दिस इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ऊपर की तरफ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, दिस इज टेम्परेचर। आप सबको रिलेशन पता है टेम्परेचर और प्रेशर की, टेम्परेचर प्रेशर की रिलेशन पता है सभी को, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। वजह क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलिजन्स बढ़ते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो इंटरमोलिकुलर कोलिजन्स बढ़े, और कोलिजन्स बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, हम लोग पहले लेते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेट दिस इज द कर्व ए बी, हम लोग इसको मान लेते हैं ए बी, दिस इज द टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, मैं वेपर प्रेशर भी कह सकते हो। तो टेम्परेचर बढ़ेंगे वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। लेट दिस इज फॉर द सॉल्वेंट, ये हम मान लेते हैं सॉल्वेंट के लिए। मैंने जैसे इसको ऑरेंज कलर से दिखा देता हूं, क्योंकि वहां पे ऑरेंज कलर से दिखाया था, आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है जी। तो ये आ गया सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। अब मान लो कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है टी नॉट। अब टी नॉट पे क्या होगा, दिस इज, लेट इट इज बी दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है, वेपर प्रेशर, किसके वेपर प्रेशर के बराबर, सॉल्वेंट के। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, दिस इज टी नॉट, दिस इज टी नॉट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जैसे ही सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला गया तो क्या बन गया, ये सॉल्यूशन। सो दिस इज सी डी, सी डी, क्लियर। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलेगा क्या, जब तक हम बाहर से वैक्यूम लगा के चेंज नहीं करते एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहा। अब किस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इसके बराबर हो जाएगा, किस टेम्परेचर पर, तो देखें सॉरी किस टेम्परेचर पर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो आप लोग यहां से चेक कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं हो गया क्या, देखो वेपर्स ही हैं ये, पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिक्स कर दिया हमने कि मान लेते हैं इतना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, दिस इज टी, क्लियर। और ये जो चेंज आया है, ये जो चेंज है, दैट इज नोन एज
डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज डेल्टा टी बी, इट इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली। क्लियर है? तो समझ में आ गया क्या? यहां से मैं इसके बारे में लिख नहीं रहा हूं, बट आप लोग समझ जरूर गए होंगे कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। मैंने यहां लिखा नहीं है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन भी लिख देता हूं। सॉल्यूशन का ग्राफ है ये, जो ए बी ग्राफ है वो तो है सॉल्वेंट के लिए, और जो सी डी ग्राफ है वो है किसके लिए, जो सी डी लाइन आई है वो है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? सॉल्यूशन की वैल्यूज ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ए बी। क्या ज्यादा है? टेम्परेचर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो वेपर प्रेशर कम कर देगा। अगर वेपर प्रेशर को वापस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे समझते हैं जैसे कि अपनी क्लास है, क्लास में अगली बेंच पे 5 बच्चे हैं, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है, 5 के 5 वेपर्स में हो गए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब क्या हुआ, हमने इन 5 में से 2 बच्चे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डाल दिए, 2 बच्चे। अब जिस टेम्परेचर पर 5 बच्चे कहां आ जाते थे, वेपर फेज में, अब सिर्फ कितने बच्चे आएंगे, 3 बच्चे। तो अभी भी क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ? तो नहीं हुआ। तो अगर इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे वाली लाइन से 2 लेके आने पड़ेंगे। अब पीछे वाली से लेके आने के लिए हमें थोड़ी सी तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो हमें उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट से ज्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया, और ज्यादा डिटेल में मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बताया हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और वो किसके थ्रू इंटरलिंक्ड है, वेपर प्रेशर के थ्रू इंटरलिंक्ड है। तो दिस इज अबाउट इट, दिस इज डेल्टा टी बी, टी माइनस टी नॉट। ओके, अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा, आप लोग चाहें तो डेरिवेशन करें, सिलेबस में एज सच फॉर्मूला ही है, बट मैं डेरिवेशन भी बताता हूं। तो डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, क्लियर? तो करें भाई, स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। एज वी नो, आप लोगों को क्या पता है कि कब ज्यादा ये मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर। अगले से 2 निकालने थे, अगर मैंने क्या किया, पीछे वाली लाइन में भी 2 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, अब उससे पीछे वाली में भी डाल दिए, उससे पीछे में भी डाल दिए, तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर, अगर यहां से देखें, सॉल्वेंट था ये, सॉल्वेंट में 5 बन जाते थे, ठीक है, 5 बनते थे, हमने क्या कर दिया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अभी सिर्फ 3 ही बने। मैंने और ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो और कम बनेंगे, और ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया और भी कम बनेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालता हूं वैसे ही क्या हो जाता है, इसका वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, वेपर प्रेशर और कम और कम और कम ऐसे होता जाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जितना वेपर प्रेशर कम हुआ उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ा, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो एज वी नो, elevation in boiling point is directly proportional to lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure। तो स्टूडेंट्स अपने दिमाग पे जोर डालो और मुझे lowering of vapor pressure बताओ। तो lowering आप सबको पता था, PV नॉट क्या मैंने माना था, दिस इज दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें, इन प्योर स्टेट, and this is
PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यही था। तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करूं तो PB नॉट माइनस PS किसके बराबर है? दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर आपने B ही क्यों लिखा, आपने A क्यों नहीं लिख लिया, यहाँ पे PS की बजाय सिर्फ P क्यों ना लिख लिया? मैं एक्चुअल में अपने सॉल्यूशंस यूनिट के स्टार्टिंग से वीडियो में जो नोटेशन यूज कर रहा हूं वही नोटेशन यहां यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने ये सेम नोटेशन यूज की है। तो डेल्टा TB, तुम में से कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं सर हमने तो PB नॉट माइनस PS बाई PB नॉट लिखा था, पर वो लोअरिंग नहीं थी, दैट वाज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमें लोअरिंग से मतलब है, यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग से कोई लेना देना नहीं। क्लियर? तो डेल्टा TB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? PB नॉट माइनस PS। ओके, PB नॉट माइनस PS। ओके, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स लॉ क्या बोलता है अब ये जानते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, law for non-volatile solutes, for solutions having non-volatile solute, solute is क्या होगा? लेट अस सी, डेल्टा TB, सॉरी क्या था? PB नॉट माइनस PS बाय PB नॉट is equal to mole fraction of solute. This is the mole fraction of solute. यही था भाई, सबको पता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कंप्लीट किया जा चुका था। तो PB नॉट माइनस PS इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XA। अगर मैं PB नॉट को कांस्टेंट मानूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? PB नॉट माइनस PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं कि नहीं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहां पर लिख दूं क्या? डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। PB नॉट माइनस PS, इसको इक्वेशन 1 दे दें, इसको इक्वेशन 2 दे दें। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दो, तो PB नॉट माइनस PS की जगह पे हमने XA लिख दिया है। क्लियर? ओके, चलते हैं अब आगे। यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। अब मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? Na बाय Na प्लस NB, यही है। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, याद होगा आप लोगों को, जब NB की वैल्यू 55.5 से ज्यादा या उसके बराबर हो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस Na कैन बी नेग्लेक्टेड। Na can be neglected. Number of moles of solute can be neglected with respect to Nb, number of moles of solvent. तो क्या बन जाएगा? XA is approximately equal to Na by Nb. तो what is delta TB directly proportional to? Is equal to Na by Nb. ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं। क्लियर है? होपफुली सबको क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। डेल्टा TB इज डायरेक्टली इज इक्वल टू K इंटू Na बाई NB। मैं आसान भी बता दूंगा इसको कि कैसे याद करना है, बट अभी के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं तो उस बात को तो भूल ही जाओ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अब सारे फॉर्मूलेज लिखते हैं। क्या? डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को तो Na ही रहने देता हूं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होगा। तो MB बाय कैपिटल MB, तो कैपिटल MB को ऊपर ले जाते हैं। क्लियर है? समझ रहे हो ना? ओके, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रहा होगा। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू MB। तो यहां से डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू MB, mass of solvent into K constant into Na by MB. Na by MB. What is MB? Weight of solvent. What is this term known as?
आप लोगों को बताना है मुझे कि इस टर्म को बोलेंगे क्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ solvent is known as मोलैलिटी। क्या बोलते हैं भाई उसको? मोलैलिटी। आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूं, स्मॉल m से दिखा दिया, ठीक है, स्मॉल m। सो इफ mb इज इक्वल टू 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, देन Na by mb इज इक्वल टू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी बोलेंगे, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो यहां से पुट कर दें, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू k इंटू एम बी इंटू स्मॉल m। व्हाट इज इट? k कांस्टेंट, एमबी भी कांस्टेंट है, एज mb मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, हेंस k इंटू mb। तो ये कांस्टेंट इंटू ये कांस्टेंट क्या होगा? इट विल बी अनदर कांस्टेंट, और इसको लिखा जाता है kb से। किससे दिखाते हैं? kb से। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb इंटू m। आपको ये फार्मूला याद रखना है, होपफुली इजीली याद रख लोगे। तो क्या फार्मूला आ गया भाई? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb डॉट मोलैलिटी। क्लियर है? होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने m स्मॉल m से लिखा हुआ था, बट आप लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लें इन ग्राम्स, और इसको किससे गुना कर दें? 1000 से। ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला। अगर आपका मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है तो ही आप लोग इसको Na/Ma को मोलैलिटी लिख सकते हो, क्योंकि ये डेफिनेशन है मोलैलिटी की। क्लियर है? अब यहां पे Kb क्या है? व्हाट इज Kb? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कई चीजें बता नहीं पाया, मैं अभी बता देता हूं। Kb क्या है? दिस इज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड द एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब एब्यूलियोस्कोपी क्या होती है ये मैं बताया नहीं पाया। एब्यूलियोस्कोपी याद रहे, इसके दो टर्म है, एब्यूलियो एंड स्कोपी। स्कोपी इज नथिंग बट द आइदर द ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट, और एब्यूलियो होती है स्टडी ऑफ measurement of change in boiling point। एब्यूलियो का मतलब है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, स्कोपी इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है? तो स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज एब्यूलियोस्कोपी। सो दैट इज व्हाई दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको एब्यूलियोस्कोपी बोलते हैं। इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक और नाम है एब्यूलियोस्कोपी। तो अब हम लोग एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, आ जाती हैं कई बार, बट बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो यहां पर हेडिंग डाल लेता हूं, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इट इज डिनोटेड बाय Kb, you know very well। तो as delta Tb is equal to what? Kb into m। मोलैलिटी यही है। If मोलैलिटी is equal to 1, सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, then delta Tb is equal to Kb। तो how will you define Kb? Kb क्या है? Kb elevation in boiling point है। So एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट is the elevation in boiling point of unity means one, जिस unity molal is molality, molal solution, unity molal solution।
तो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कुछ और है ही नहीं, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उस सॉल्यूशन का जिस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है। तो इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन Kb is also known as क्या भी बोलते हैं, known as मोलल एलिवेशन, यूनिटी मोलल सॉल्यूशन का एलिवेशन ही है ये, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी लिखा मिल सकता है। ओके, तो ये भी एक नाम है इसका, याद रखना। ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट नाम से ही आए, ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से भी आ सकता है। ओके, और एक डेफिनेशन और दे देते हैं आप लोगों को ताकि फार्मूला याद हो जाए। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट, केबी डॉट एम। अगर मोलैलिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई विद 1000। पुट कर दें यहां पे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अगर लेते हैं मल्टीप्लाई विद 1000। ओके, सो इफ, तो व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 kg, 1 किलोग्राम या 1 ग्राम, 1000 ग्राम, तो क्या होगा, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 बाय 1000 इंटू 1000, दिस इज 1000 ग्राम, तो कैंसिल हो गया। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ गया, केबी के बराबर। तो एक और डेफिनेशन होगी, तो क्या हो गया, सो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of solution having कितना, having 1 mole of solute in 1000 ग्राम of solvent। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जब 1 मोल सोल्यूट हो, बात एक ही है, इसको 1 मोलल ही बोलते हैं। ठीक है, तो भी ये भी डेफिनेशन आप लोग दे सकते हैं, मर्जी है, वो आसान है, सिंपल है, छोटी सी है। यूनिटी मोलल सॉल्यूशन की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही क्या है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। होपफुली क्लियर है। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ केबी, केबी की यूनिट्स क्या है, यूनिट्स ऑफ केबी, केबी की यूनिट देख लेते हैं। तो यहां से डेल्टा टीबी किसके बराबर है जी, केबी इंटू मोलैलिटी था, मोलैलिटी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको अब मैं किलोग्राम में लिख देता हूं, 1000 से गुना नहीं करते हैं। ठीक है, डेल्टा टीबी क्या होगा बोलो, ये तो टेम्परेचर ही है ना जी, तो जब टेम्परेचर है तो इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन। केबी की यूनिट निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स की मोल ही रहेगी, वेट ऑफ सॉल्वेंट की किलोग्राम। तो अब जिसको जहां पे ले जाना, केबी की यूनिट चाहिए, केल्विन किलोग्राम, ये कैपिटल के आएगा, ये स्मॉल के स्मॉल जी पर मोल। सो दिस इज द यूनिट ऑफ केबी। केबी की यूनिट है केल्विन किलोग्राम पर मोल। वो केल्विन पर मोलल भी लिख देते हैं, पर मोलल मोलैलिटी से डायरेक्ट, बट दिस इज बेटर टू राइट केबी इज इक्वल टू केल्विन किलोग्राम पर मोल। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बाय मेजरमेंट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग डेल्टा टीबी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर है, केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ही ले लेता हूं, ये ज्यादातर आपको यही यूज करनी है इसलिए। तो केबी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट,
यही है ना हमारा टॉपिक, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई विद 1000। तो क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू Kb इंटू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय दी डेल्टा Tb इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। ठीक है, होपफुली बहुत सिंपल है। तो अब क्या करेंगे, यहां से मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट से आपको Kb चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट तो हमने खुद ही लेना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग जितना चाहे उतना सॉल्वेंट ले ले, और डेल्टा Tb एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। मैं यहां बता देता हूं, डेल्टा Tb नोट में लिख लेना, ये नोट में 2 नोट लिखवा देता हूं, दोनों ही एक्स्ट्रा चीजें हैं, जानने की जरूरत नहीं। डेल्टा Tb, व्हाट इज डेल्टा Tb, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज measured by using Landsberger's मेथड, इस मेथड से निकाला जाता है डेल्टा Tb एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या करते हैं, 2 चीजें लेके चलते हैं, मैं बता दूं फटाफट से। एक तो ले लेते हैं बॉइलिंग फ्लास्क ले लिया, बॉइलिंग फ्लास्क में को कनेक्ट करते हैं, दिस इज बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, ये बॉइलिंग ट्यूब है। क्या करेंगे, इसको यहां से इसमें ले लिया सॉल्वेंट, इसमें एक तो सेफ्टी ट्यूब डाल देते हैं ताकि ब्लास्ट ना हो, और ये डाल देते हैं एक कैरियर ट्यूब जो कैरी करेगी वेपर्स को, यहां से वेपर्स लेके जाएगी। ठीक है, और यहां से ये कैरियर लेके चला गया। ठीक है, ये ले गया। ठीक है, इसको लैंड्सबर्गर्स ट्यूब भी बोलते हैं, और इसके चारों तरफ एक जैकेट लगा देते हैं। इस जैकेट का काम क्या है, ताकि कई सारे ऐसे वेपर्स होंगे जो कंडेंस नहीं होंगे, ये कंडेंसेशन के लिए है। ठीक है, जो कंडेंस नहीं हो रहे हैं, जो बच गए, जो निकल के एक्स्ट्रा बाहर चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वेपर्स चलेंगे, ये वेपर्स आए, इसको बॉयल करो। ठीक है, यहाँ पे ये बेकमैन्स थर्मामीटर लगाओ। बेकमैन्स थर्मामीटर सबको पता होगा, ये वो थर्मामीटर है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से चला है, दिस इज सेफ्टी ट्यूब, मैं जस्ट ऐसे आइडिया के लिए बता रहा हूँ, सेफ्टी ट्यूब है, और ये आपकी कैरियर ट्यूब है। कैरियर ट्यूब, यहाँ पे पहले आपने सॉल्वेंट ले लिया है। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ले लेनी है सॉल्वेंट की, आपको पता होना चाहिए कि कितना वेट लिया है सॉल्वेंट का। इसको हीट करो, हीट करने के बाद यहाँ से वेपर्स जाएंगे, यहाँ पे वेपर्स क्या होंगे, कंडेंस होंगे। ठीक है, दिस आर दी कंडेंस्ड वेपर्स। कंडेंस्ड वेपर्स, हो सकता है कुछ वेपर्स ऐसे हों जो कंडेंस ना हो, तो ये बाहर एक जैकेट लगी हुई है, ये बाहर इसके जैकेट लगी हुई है, इस जैकेट में से हो सकता है कुछ बाहर भी निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ से कंडेंस हो गए, तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये आपका कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज थर्मामीटर, बेकमैन्स थर्मामीटर है टू बी मोर प्रिसाइज, उस बात पे भी मैं नहीं जा रहा हूँ। दिस इज लैंड्सबर्गर्स ट्यूब भी बोलते हैं इसको, लैंड्सबर्गर्स ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये है तुम्हारी एक्सटर्नल जैकेट है, एक्सटर्नल जैकेट है। ठीक है, इसकी जैकेट है, इसको बार आउटलेट है ताकि क्या चीज़ निकल जाए, यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा वेपर्स कंडेंस होके आ रहे हैं वो निकलते चले जाएं। ठीक है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे, कंडीशन पे ये टेम्परेचर अब बढ़ घट नहीं रहा है, वही टेम्परेचर नोट कर लेंगे, तो वो किसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा T0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या करेंगे, अब स्पेसिफिक अमाउंट किसकी डाल देंगे, सोल्यूट की डाल दो। सोल्यूट की डाल दिया, सोल्यूट डालते ही ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब क्या करेंगे, अब फिर से सेम प्रोसेस, बॉयल करो, बॉयल करेंगे, वेपर्स यहाँ पे कंडेंस होंगे सॉल्यूशन के। अब जिस पर्टिकुलर स्टेट पे ये जो हमारा थर्मामीटर है इस पे और ज्यादा वेरिएशन ना आए, मतलब फिक्स हो जाए, तो वो क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया।
तो टी नॉट हमने पहले निकाल लिया था, अब टी आ जाएगा। तो डेल्टा टी भी किसके बराबर होता है, टी माइनस टी नॉट, आ गया वैल्यू। यहां से डेल्टा टी भी चाहिए था, मास ऑफ सोल्यूट तुमने खुद डाला है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पहले से ही स्पेसिफाई है, के बी की वैल्यू भी मैं दूसरे नोट में बता देता हूं। तो ये है लेंट्सबर्गर्स मेथड। होपफुली क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, पहले सॉल्वेंट को बॉयल करना है, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो, फिर उसके अंदर सोल्यूट डालो, फिर अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लो। क्लियर? होपफुली बहुत आसान है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ केबी। मेजरमेंट ऑफ केबी, तो केबी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, तो ये जो केबी है, केबी इज इक्वल टू आर इंटू दिस इज टी, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजेशन भी बोल सकते हो, टी स्क्वेयर इंटू 1000 इंटू एल वी। व्हाट इज एल वी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज इट? एल वी। तो मैं यहां लिखता हूं, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। R इज अ गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो आप लोग क्या ले सकते हैं, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, या फिर अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, या फिर जनरली आप 0.0821 ना लें, आप लोग इसको एनर्जी की फॉर्म में लें, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सो यू हैव टू यूज दीज टू वैल्यूज। एग्जैक्ट वैल्यू 1.98 होती है, बट मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख दिया 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, और जूल में लें तो जूल पर मोल पर केल्विन। यू विल नॉट यूज दिस वैल्यू। क्यों नहीं यूज करोगे? क्योंकि यहां पर एक हीट हो रही है। टीबी जो है, टीबी दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट, ये सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट की बात चल रही है, ये सब कुछ सॉल्वेंट का चल रहा है भाई। एलवी क्या है? दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखो एक तो होती है कि जब हम लोग बाहर से हीट देके वेपर्स बनाएं, कुछ सॉल्वेंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, जो जिस वजह से उसके अपने आप भी बगैर बॉइलिंग पॉइंट अटेन हुए भी उसमें से कुछ वेपर्स निकलते हैं। क्लियर है? और वही क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। क्लियर? मेरे हिसाब से इसमें तो कोई मुश्किल है नहीं, आप लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यूज अगर आप लोग चाहें तो इसको किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन बाय द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो यहाँ पे पुट कर दें तो के बी किसके बराबर आ रहा है, आर इंटू टी नॉट स्क्वेयर इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन इंटू 1000। तो आप लोग के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। तो यहाँ से व्हाट इज इट, दिस इज TB, not TB is the boiling point of solvent, mass of molecular mass of solvent, enthalpy of vaporization 1000, R gas constant है, सब कुछ आपको पता है। तो KB की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? होपफुली सबको हर बात क्लियर होती चल रही है। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। एक और चीज बच गई है कि क्या बताना है मुझे कि क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो डेल्टा TB, that is elevation in boiling point, elevation in boiling point, a colligative property, colligative property, colligative properties क्या होती है बताओ भाई, बोलो। तो डेल्टा TB किसके बराबर है, KB इंटू मोलेलिटी, मोलेलिटी की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम में ही लिख देता हूं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, किलोग्राम। तो बताओ भाई, KB कांस्टेंट, वेट कांस्टेंट है, पर्टिकुलर जगह पे तो वेट भी कांस्टेंट है। तो डेल्टा TB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो जो भी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, तो एज डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडिंग ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन किस पे,
is depending on the number of moles of solute and independent of its nature, hence it is a colligative property. So this is all about the elevation in boiling point. मैंने हर पॉइंट बता दिया। तो जो चीज नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है वही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। मैं फिर से कंक्लूड कर दूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने क्या बताया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, मोलैलिटी तुम्हें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो मल्टीप्लाई विद 1000, यही करना है। केबी की जो यूनिट है दिस इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी है केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपको इससे ज्यादा कुछ आइडिया होना नहीं चाहिए, कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी आती है, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी एफ। वहां पे क्या था एलिवेशन में, डेल्टा टी बी, और ये क्या था, हाँ एक चीज और रहेगी, डेल्टा टी बी किसके बराबर है जी, ये कंक्लूजन में जरूर याद रखना, टी माइनस टी नॉट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। तो इसका एक और नाम क्या बताया था, याद होगा, क्रायोस्कोपी। क्रायो मीन्स होता है, क्रायो इज द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। तो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर इज द क्रायोस्कोपी। तो यहां पर डिप्रेशन का मतलब भी डिक्रीज, और डिक्रीज होगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, तो इसलिए इसको क्रायोस्कोपी। तो ये किसकी स्टडी है, बहुत लो टेम्परेचर की। क्रायोजेनी के इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने सुने हुए हो, जिनमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज किया जाता है बहुत लो टेम्परेचर रखने के लिए, खासकर जैसे एमआरआई वगैरह जो करते हैं ना, थर्मल इमेजिंग करते हैं, तो उनकी मशीन्स बहुत हैवी होती हैं, तो उनको कूल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रायोजेनी यूज की जाती है। ठीक है, ओके, तो दिस इज क्रायो इज द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। अब हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नाम से ही पता चल गया, डिप्रेशन मींस डिक्रीज, एलिवेशन माने था इंक्रीज। तो फ्रीजिंग पॉइंट जानना पड़ेगा उसके लिए। सो व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, कैन यू टेल मी। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है जी, बोलो, सोचो असल में बोलें क्या। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच, आप सबको एक चीज तो जरूर पता होगी, फ्रीजिंग क्या होती है। फ्रीजिंग होती है जिसमें सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। जिस स्पीड से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से लिक्विड सॉलिड में। तो मैं टेक्निकली बोलूं तो, खासकर जब सॉल्यूशन की टर्म में मैं बोलूं तो क्या बोलेंगे, द टेम्परेचर एट विच